नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, हम लोग कोशिश कर रहे हैं स्वतंत्र एवं सच्ची पत्रकारिता को आगे बढ़ाने की। इसमें अगर आपका समर्थन मिल जाए तो ये कोशिश कामयाब हो जाएगी। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक करें और आपकी अपनी मर्जी के हिसाब से जो भी भुगतान करना चाहें करें। तो आइए अब शुरू करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण का कार्यक्रम सुनिए सच। और सुनिए सच में सबसे पहले आज की खास खबरों पर एक नज़र। ट्रंप ने मोदी के बारे में बोला झूठ, चीन ने मध्यस्थता का प्रस्ताव ठुकराया। भारत में कोरोना की रफ्तार और तेज हुई, विश्व में 9वें नंबर पर पहुंचा। कड़ी टिप्पणी करने वाले जज को बदला, अदालत को साधने का गुजरात मॉडल। पुलिस की बर्बरता से अश्वेत की मौत के बाद अमेरिका में दंगे भड़के। ट्रेन में नहीं रुक रही मौतें, बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने कहा छोटी मोटी बात। और अब खास खबरों पर नज़र डालने के बाद आज की बड़ी खबरों के विश्लेषण का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। अक्सर झूठ बोलने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने एक और झूठ को लेकर फंस गए हैं। ट्रंप ने भारत चीन सीमा विवाद को लेकर कहा था कि उन्होंने पीएम मोदी से बात की है और इस विवाद को लेकर उनका मूड अच्छा नहीं है। लेकिन भारत सरकार ने उनकी इस बात का खंडन करते हुए कहा है कि पीएम मोदी की ट्रंप से हाल में कोई बातचीत ही नहीं हुई है। दोनों नेताओं के बीच 4 अप्रैल को आखिरी बार बात हुई थी, वो भी क्लोरोक्विन के मसले को लेकर। जाहिर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने सफ़ेद झूठ बोला है और इससे उनकी किरकिरी हो रही है। वे पहले ही अपने झूठों की वजह से मजाक का पात्र बनते रहे हैं। सवाल उठता है कि उन्होंने ऐसा झूठ क्यों बोला? क्या उन्हें लगता था कि वे कुछ भी बोल देंगे और उनके दोस्त मोदी उससे चुपचाप स्वीकार कर लेंगे? अगर ऐसा है तो उन्हें ऐसा भरोसा क्यों हुआ? क्या ऐसे मामलों में वे इस तरह की छूट ले सकते हैं? और क्या उन्होंने इस तरह की छूट प्रधानमंत्री मोदी को भी दे रखी है? ये बड़े सवाल हैं जिन पर विचार किया जाएगा। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप भारत और चीन की सीमा विवाद में मध्यस्थता की पेशकश भी कर चुके हैं। चीन ने उनकी इस पेशकश को आज ठुकरा दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देश आपसी बातचीत के जरिए उस मुद्दे को सुलझाने में सक्षम हैं। इससे पहले भारत ने भी अमेरिका की इस पेशकश को ठुकराते हुए कहा था कि वह चीन के साथ बातचीत कर रहा है और सीमा विवाद को शांति के साथ सुलझाना चाहता है। तो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का महाझूठ। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में अब किसी तरह का किसी को संशय नहीं रह गया है, कोई संदेह नहीं रह गया है कि वो महाझूठे आदमी हैं और बात बात पर झूठ बोलना उनकी आदत है। अमेरिकी मीडिया के हिसाब से जो हिसाब रखते हैं उनके झूठों का, वो बता रहे हैं कि जो जितना भी बोलते हैं उसमें से 70 से 73% झूठ होता है। हाल में ट्विटर ने उनके कुछ झूठ पर उनको वार्निंग भी दी थी कि आपके जो ट्वीट होते हैं उसमें कई गलत सूचनाएं होती हैं, आइंदा इनको न दोहराएं। बल्कि एक और ट्वीट पर अभी एक और आपत्ति आई है और ये भी उसमें है कि आपके ट्वीट में वायलेंस होती है। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप न केवल झूठ बोलते हैं बल्कि ऐसे झूठ बोलते हैं जिसमें नफ़रत भी होती है और हिंसा भी होती है। और ये झूठ तो बहुत बड़ा मजाक है कि आपकी एक दूसरे राष्ट्राध्यक्ष के साथ कोई बातचीत ही नहीं हुई है और आपने अपनी कल्पना से गढ़कर ये कह दिया कि आप मोदी साहब का मूड ख़राब है। अब इसकी रणनीति और राजनीति भी सोचिए, केवल झूठ ही नहीं है, इसमें इस तरह का संदेश देने की कोशिश की है कि भारत और भारतीय प्रधानमंत्री उनके बहुत नज़दीक हैं, उनकी बातचीत होती रहती है और उनके मूड के बारे में भी उनके पास पूरी जानकारी होती है। ये एक तरह से कोशिश है चीन के तरफ एक संदेश भेजने का कि भारत हमारे साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप में है और मैं भारत के साथ हूँ, भारत की मदद करूँगा वगैरह वगैरह। तो ये चीन को धमकाने की भी एक कोशिश है जो कि बहुत ही फूहड़ किस्म की कोशिश है, बहुत ही अधकचरी किस्म की कोशिश है। लेकिन जिस तरह के राष्ट्रपति हैं वो, उनसे इसी तरह की हरकतों की अपेक्षा की जाती है और वो वही कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये अमेरिका के लिए बहुत शर्मनाक है, अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए शर्मनाक है और पूरी अमेरिकी जनता के लिए शर्मनाक है कि उनका
जो नेतृत्व है वो इतने बड़े पैमाने पर झूठ बोल रहा है, विश्व के स्तर पर झूठ बोल रहा है, और उसकी चंद ही घंटों में उसका पोस्टमार्टम होता है और सच सामने आ जाता है, उनकी खिल्ली उड़ती है पूरी दुनिया भर में। तो ये एक ट्रम्प साहब की आप कह लीजिए कि जो हैबिचुअल लायर होते हैं वो जिन बातों पे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं होती है वो उस पर भी झूठ बोलते हैं। तो ट्रम्प साहब हैबिचुअल लायर हैं। मित्रों, अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन एक बार मैं फिर से आपसे ये गुजारिश करूंगा कि सत्य हिंदी की स्वतंत्र एवं सच्ची पत्रकारिता को मदद देने के लिए, सहयोग करने के लिए कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं। उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक करके अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भुगतान करें। आगे बढ़ते हैं, दूसरी खबर लेते हैं। लॉकडाउन 4 में ढील दिए जाने के बाद से भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार तेज़ गति से बढ़ते जा रहे हैं। पिछले एक दिन में भारत में 7,466 नए मामले सामने आए हैं, जिसके साथ ही भारत कोरोना प्रभावित देशों की सूची में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत में कुल संक्रमण के मामले 1,65,000 से भी ज़्यादा हो गए हैं और मरने वालों का आंकड़ा 4,700 पार कर चुका है। भारत में आए दिन कोरोना के मामलों में नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, जिनसे मोदी सरकार द्वारा लॉकडाउन से निकलने की योजना पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। लॉकडाउन के ख़त्म होने की तारीख 31 मई है, मगर सरकार ने अभी तक अपनी कोई योजना नहीं बताई है कि वो आगे क्या करने जा रही है। राज्यों में लॉकडाउन को हटाने को लेकर गहरे मतभेद हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि कोविड-19 के मामलों में तेज़ी को देखते हुए लॉकडाउन को और 15 दिन तक बढ़ाया जाना चाहिए। इसके अलावा बाकी राज्य भी लॉकडाउन को बढ़ाने के पक्ष में नज़र आ रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार कुछ और मूड में है, वो लगातार लॉकडाउन में ढील दिए जा रही है। अब ये देखने की बात है कि हमने पूरा देख लिया कि लॉकडाउन की जो पूरी स्ट्रेटजी थी केंद्र सरकार की वो फेल हो गई है। लॉकडाउन केवल एक पॉज था, लेकिन जिस तरह से उसको हैंडल किया गया, ख़ासतौर से मज़दूरों की स्थिति को, और वो मज़दूर अब सब गांव, शहर, देहात में पहुंच रहे हैं, वहां कोरोना के संक्रमण के तेज़ी से फैलने की खबरें आ रही हैं। केरल में जहां सब कुछ कंट्रोल में हो गया था, वहां के मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब वहां कम्युनिटी स्प्रेड होने लगा है और ये खतरा बढ़ रहा है कि फिर से दोबारा से कोरोना वहाँ तेज़ी से न बढ़ जाए। तो देश भर में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगले 2 महीने में भारत देश विश्व में दूसरे नंबर पर पहुँच सकता है कोरोना के मरीजों के मामले में। ठीक है कि यहाँ मृत्यु दर कम है और यहाँ पर रिकवरी रेट भी हिंदुस्तान में ज़्यादा है, लेकिन ये मानकर हम खुश नहीं हो सकते हैं, क्योंकि भारत की आबादी बहुत बड़ी है और उसके हिसाब से जो रिकवरी रेट है वो कोई आज हमें संतुष्टि दे सकता है, लेकिन जब बहुत सारे मामले होंगे तो उनके हैंडल करने के लिए हमारे पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना डॉक्टर्स हैं, ना मेडिकल सिस्टम है। तो आगे 1-1.5-2 महीने बाद की कल्पना कीजिए कि कितनी ख़तरनाक स्थिति होगी। और अब जबकि लॉकडाउन खुलता जा रहा है, धीरे धीरे सारी गतिविधियां शुरू होती जा रही हैं, तो वो खतरा भी और बढ़ता जा रहा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि बार बार केंद्र सरकार से पूछा जा रहा है कि आपकी आगे की रणनीति क्या है, लॉकडाउन 4 के बाद आप क्या करने जा रहे हैं बताइए, लेकिन आज भी उसकी स्थिति स्पष्ट नहीं है। वो क्या करना चाहती है, कैसे आगे बढ़ना चाहती है, ना तो विपक्षी दलों के साथ उसका कोई इस बारे में विचार विमर्श हुआ है, ना राज्यों के साथ उसने कोई बातचीत की है। तो एक तरह से बिल्कुल अंधेरा है चारों तरफ और केंद्र सरकार को रास्ता नहीं सूझ रहा है, ऐसा लग रहा है वो भी अपने ही जाल में फंस गई है। ख़ास तौर से जो मज़दूरों की समस्या जो इतनी बड़े पैमाने पर उठी है, और दूसरा ये जो अर्थव्यवस्था का संकट सामने खड़ा हुआ है, इन दोनों ने मोदी सरकार को बहुत ही धर्म संकट में डाल रखा है। लेकिन ये धर्म संकट उसकी अपनी गलतियों से भी पैदा हुआ है, गलत ढंग से पूरे कोरोना क्राइसिस को हैंडल करने की वजह से हुआ है। और अब जो चुनौती है और भी कठिन हो गई है, कोरोना के महामारी से लोगों को बचाने की भी और अर्थव्यवस्था को भी बचाने की। क्या करती है सरकार, अब ये तो हमें 31 तारीख को जब प्रधानमंत्री तय करेंगे कि किस वक्त वो देश को संबोधित करेंगे और क्या कहेंगे, तभी पता चलेगा। अगली खबर का रुख करते हैं।
कोरोना महामारी और प्रवासियों की समस्याओं से संबंधित जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही गुजरात हाई कोर्ट की पीठ में अचानक बदलाव कर दिए जाने से वकीलों, विशेषज्ञों एवं अन्य लोगों ने चिंताएं जाहिर की हैं। जस्टिस जे.बी. पर्दीवाला और इलेश जे. वोरा की पीठ ने बीते कुछ दिनों में राज्य सरकार को उत्तरदायी ठहराने वाले कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए थे। कोर्ट ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर गुजरात की भाजपा सरकार को बेहद कड़ी फटकार भी लगाई थी और अहमदाबाद सिविल अस्पताल को एक तरह से काल कोठरी की संज्ञा दी थी। लेकिन अब पीठ में परिवर्तन किए जाने के कारण इन मामलों की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ की अगुवाई वाली पीठ करेगी, जिसमें जस्टिस जे.बी. पर्दीवाला बतौर जूनियर जज होंगे और दूसरे जज को उसमें से बाहर कर दिया गया है। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह से अचानक सरकारें कदम उठा रही हैं बीजेपी की, जजों को बदलने की, पीठ को बदलने की और रोस्टर का फ़ायदा उठाकर कि इस जज को कहाँ किस सुनवाई में लगा दे। ये हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के हाथ में होता है और सुप्रीम कोर्ट में भी जो प्रधान न्यायाधीश वो करते हैं। तो इसके ज़रिए वो इस तरह के खेल करते हैं कि ऐसे लोगों को पीठ में रखते हैं, बेंच में रखते हैं जो सरकार के पक्ष को ज़्यादा गौर से सुनेंगे, सरकार के प्रति ज़्यादा सहमति रखते होंगे। तो ये स्थिति दिल्ली में भी हमने देखी थी। इससे पहले दिल्ली दंगों के समय ऐसा ही अप्रत्याशित बदलाव किया गया था जब जस्टिस मुरलीधर ने दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई थी और भाजपा के प्रभावशाली नेताओं कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर जैसों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को लेकर फैसला लेने को कहा था। मुरलीधर के आदेशों से सरकार इस कदर नाराज और प्रभावित हुई कि आनन फानन में उसने आधी रात को जस्टिस मुरलीधर का तबादला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में करने के आदेश जारी कर दिए। केंद्र ने पदभार ग्रहण करने की कोई समय सीमा तक तय नहीं की थी। अप्रत्यक्ष तौर से जस्टिस मुरलीधर से कहा गया था कि वो तुरंत नया हाई कोर्ट ज्वाइन करें। जस्टिस मुरलीधर की अगुवाई वाली दिल्ली हाई कोर्ट की पीठ ने आधी रात को सुनवाई कर बेहद महत्वपूर्ण आदेश में पीड़ितों की मदद के लिए प्रभावित क्षेत्रों में एम्बुलेंस भेजने की व्यवस्था करने और उन्हें जल्द अस्पताल में भर्ती कराने को कहा था। तो ये एक तरह का गुजरात मॉडल है जिसमें अदालत को अपने नियंत्रण में लेना है या अपने माफिक बनाना है। तो कैसे जजों की नियुक्तियां की जाएं, कैसे जजों को किन पीठों में किन मामलों की सुनवाई में लगाया जाए और अगर वो अनुकूल जज नहीं हैं तो उसको हटाकर कैसे दूसरी जगह भेजा जाए, ये पूरा खेल खेला जा रहा है। गुजरात में पिछले 20 साल में इसको लेकर ढेरों एक्सपेरिमेंट हुए हैं। गुजरात दंगों की जो सुनवाई हुई हैं उसमें ख़ास तौर पर बार बार ये देखा गया है कि किस तरह से बेंचेस का चुनाव किया गया, जजेस का चुनाव किया गया और अपने मनमाने फैसले वहाँ से लिए गए। तो ये एक पूरा मॉडल है जो अब दिल्ली कहने चाहिए केंद्र सरकार भी अपना रही है। ये महसूस किया जा रहा है देश भर में कि सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे ही हो रहा। रोस्टर को लेकर 3 बड़े जजों ने पहले भी खुलेआम सवाल उठाए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि रोस्टर में सरकारी दबाव काम कर रहा है और उसके बाद तीनों जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और भी आरोप लगाए थे। तो ये लगातार इस तरह के आरोप लग रहे हैं। जुडिशरी की जो पूरी विश्वसनीयता है वो इससे बहुत घट रही है, क्योंकि अगर वो सरकारी दबाव में काम कर रही इसका मतलब है कि उससे न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती, उससे निष्पक्षता की उम्मीद नहीं की जा सकती है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जुडिशरी के लिए भी और पूरे देश के लिए भी। दोस्तों, अगली खबर की तरफ जाने से पहले मैं निवेदन करूंगा कि आप जो खबरें देख रहे हैं कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं भी देते रहिए कमेंट बॉक्स में। मैं खुद उन प्रतिक्रियाओं को देखता हूं और उन प्रतिक्रियाओं के आधार पर हम लोग अपने कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए, उसमें रद्दोबदल सुधार करने के लिए काम करते हैं। इसलिए आपकी प्रतिक्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो आप ज़रूर दर्ज कराते हुए चलिए। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। पुलिस के हाथों एक अश्वेत युवक की बर्बरतापूर्वक हत्या किए जाने के बाद अमेरिका के विभिन्न राज्यों में दंगे भड़क गए हैं। मिनेसोटा राज्य के मिनीपोलिस शहर 3 दिन पहले पुलिस की बर्बरता से एक अश्वेत की मौत हो गई थी। शुक्रवार को प्रदर्शनकारियों ने मिनीपोलिस पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी और कई जगहों पर लूटपाट की। मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्ज ने राज्य में आपातकाल की घोषणा की है। इसके साथ ही न्यूयॉर्क में प्रदर्शन के बाद 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर लूटपाट हुई तो हमारी तरफ से गोलियां चलेंगी। मिनीपोलिस
पुलिस के प्रवक्ता ने बताया है कि किसी भी पुलिस वाले को कोई नुकसान नहीं हुआ है। मिनेसोटा में कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने लूटपाट और तोड़फोड़ भी की है। कई जगहों पर वाहनों को आग लगा दी गई है। मिनीपोलिस शहर में 26 मई को एक अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड को पुलिस ने धोखाधड़ी के मामूली आरोपों में गिरफ्तार किया था। इस दौरान एक पुलिस अफसर ने उसे सड़क पर उल्टा लिटाकर 5 मिनट तक घुटने से गर्दन दबाए रखा। आपने इसका वीडियो अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, वायरल हुआ है। कितनी बर्बरता के साथ वो गोरा पुलिस वाला उस अश्वेत की गर्दन पर सवार है और उसके हथकड़ी लगी हुई है। इस घटना का एक वीडियो वायरल हुआ। करीब 40 साल का जॉर्ज लगातार पुलिस अफसर से घुटना हटाने के लिए गुहार करता रहा। वह कहता रहा कि आपका घुटना मेरे गर्दन में है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, आई कांट ब्रीथ। धीरे धीरे उसकी हरकतें बंद हो जाती हैं। इसके बाद अफसर कहते हैं उठो और कार में बैठो, तब भी उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। इस दौरान आसपास काफ़ी भीड़ जमा हो जाती है तो उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है जहाँ उसकी मौत हो जाती है। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बैचलेट ने अमेरिका से पुलिस अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। बैचलेट ने कहा है कि अमेरिकी पुलिस अधिकारी काफ़ी लंबे समय से अश्वेत लोगों की हत्या करते रहे हैं। ये घटना कोई नई नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को दोषी ठहराने और सज़ा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पहले भी कई मामलों में ऐसी हत्याओं पर जांच तो हुई है, लेकिन परिणाम कभी सही नहीं आ पाए हैं। तो अमेरिका में अश्वेतों पर दमन के बहुत सारा एक लंबा सिलसिला है। अश्वेतों को गुलाम बना के रखा गया उनको बरसों तक। उसके बाद उन्हें धीरे धीरे मुक्ति मिली है, लेकिन जो वहाँ के गोरा समुदाय है वो अश्वेतों को अपने बराबरी पर रख पाने में के लिए अभी तक तैयार नहीं हुआ है। और वहाँ की जो गोरी पुलिस है वो अश्वेतों के प्रति बहुत ही बर्बर रुख अख्तियार करती रही है। इसके कई बार ऐसे केसेस हुए हैं, कई बार ऐसे वीडियो रिकॉर्ड हुए हैं, वायरल हुए हैं, लेकिन अमेरिकी सिस्टम पता नहीं किस ढंग से काम करता है। वो दुनिया भर में तो मानवाधिकारों की बात करता है, दुनिया भर से कहता है कि आपके यहाँ रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, आप इसका ध्यान रखिए, लेकिन अपने यहाँ ही वो जो अल्पसंख्यक हैं उनके साथ क्या व्यवहार कर रहा है ये देखने लायक है। अभी उसने भारत पर भी ये आरोप लगाया था और सही आरोप लगाया था। भारत में भी हमारी पुलिस, दिल्ली पुलिस ख़ास तौर से इसी तरह से बर्बर ढंग से अल्पसंख्यकों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। हिंदुस्तान में भी दलितों के साथ पुलिस का बर्ताव इसी तरह का होता है, पूरी सिस्टम का बर्ताव इसी तरह का होता है। जो ऊंची जातियां हैं वो उसके साथ इसी तरह से बर्ताव करती हैं। तो वहाँ के अमेरिका के अश्वेत और भारत के दलित और अल्पसंख्यक लगभग इन दोनों की स्थितियाँ एक जैसी हैं, उनके साथ एक जैसा व्यवहार होता है और पूरा सिस्टम भी उनके साथ उसी तरह से पेश आता है। यहाँ भी जो अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार किया जाता है, दुर्व्यवहार, बर्बरता होती है, उनको सज़ा नहीं मिल पाती है। इसी तरह से दलितों के मामले में जो लोग दोषी होते हैं वो बचकर निकल जाते हैं। तो ये एक बड़ी विचित्र स्थिति है पूरे देश भर में। दुनिया के दो बड़े लोकतंत्र को इस मामले में काफ़ी एक जैसे हैं, बराबरी साबित करते हैं। ये ऐसी बराबरी है जिस पर गर्व नहीं किया जा सकता। अगली खबर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी स्टेशन से गुरुवार शाम को 38 वर्षीय प्रवासी मजदूर की लाश ट्रेन के शौचालय में मिली। झांसी में रेलवे कर्मचारी द्वारा ट्रेन को सैनिटाइज करने के दौरान शौचालय में मजदूर का शव होने का पता चला। मृतक की पहचान मोहन लाल शर्मा के रूप में हुई है। वह पूर्वी उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले के रहने वाले थे। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार मोहन लाल मुंबई में दिहाड़ी मजदूर का काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनकी कमाई का साधन बंद हो गया था और वो घर लौट रहे थे। जाहिर है बीमार रहे होंगे, खाने पीने की कमी रही होगी और उसमें डिहाइड्रेट हुए होंगे और जिसकी वजह से उनकी ये मौत हुई है। एक अन्य घटना में नई दिल्ली से जलपाईगुड़ी जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन में सवार यात्रियों में से एक महिला की रास्ते में ही मौत हो गई। पश्चिम बंगाल के बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने ट्रेन में हो रही मौतों को छोटी बात बताया है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं, मगर रेलवे कुल मिलाकर अच्छा काम कर रही है। उधर एक और मौत हुई है। बांदा ज़िले में किराए के वाहन में जा रहे युवक की मृत्यु हो गई है। मालूम हो कि भीषण गर्मी में भूख और प्यास से मजदूरों की परेशानी
बढ़ने के बीच रेलवे अधिकारियों ने बताया कि 25 से 27 मई तक 48 घंटों के दौरान श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में 9 यात्रियों की मौत हुई है। तो ये बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि जो ट्रेन से यात्री जा रहे हैं, सरकार दावा कर रही है कि हमको खाना भी दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। कई यात्रियों के अपने बयान आए हैं कि 5 दिन 4 दिन की यात्रा में कुल 2 बार उनको खाना दिया गया, 1-2 बोतल पानी दिया गया। तो सरकार के दावे एक एक करके झूठे साबित हो रहे हैं। सरकार लगातार कोताही बरत रही है, लापरवाही बरत रही है, ठीक ढंग से काम को अंजाम नहीं दे रही है, जिसकी वजह से ये जो निर्दोष लोग नागरिक हैं वो मारे जा रहे हैं, उनकी मौतें हो रही हैं, भुखमरी से मौतें हो रही हैं, पानी डिहाइड्रेशन से मौत हो रही है। हम जानते हैं कि मुजफ्फरपुर की रेलवे स्टेशन पर एक माँ की मौत हो गई थी, जिसका बहुत ही मार्मिक चित्रण या विजुअल वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें बच्ची उनका कफन हटा रही थी और माँ को जगाने की कोशिश कर रही थी। ऐसे दिल को हिलाने वाले हृदय विदारक दृश्य, वीडियो, चित्र बार बार हमारी आंखों के सामने आ रहे हैं जगह जगह से, और ये इस सरकार को थोड़ा भी विचलित नहीं कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं। बहुत सारे बड़े बड़े नेता मंत्री चुप बैठे हुए हैं, इन घटनाओं पर अफसोस तक जाहिर नहीं करते हैं। और काम करने की बात तो ये देख ही रहे हैं हम कि लगातार मौतें हो रही हैं, इतनी गर्मी में लोग मजदूर जा रहे हैं, उनके खाने पीने का भी कोई इंतज़ाम नहीं किया रहा, उनसे किराया भी वसूला जा रहा था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 2-2.5 महीने बाद जागा और उसने किराया न लेने की बात कही। तो ये हालत बहुत ही दर्दनाक है और निश्चित रूप से इसके लिए केंद्र सरकार दोषी है। तो मित्रों, ये थी कुल मिलाकर आज की बड़ी खबरों का विश्लेषण। उम्मीद है कि आज का सुनिए का सच आपको पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की बड़ी खबरों के विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।